नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी शिक्षण विधियों में मित्रों, कल हमने चर्चा की थी गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में मित्रों, और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी पद्य शिक्षण की जो विधियां हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ चुके हैं। सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं मित्रों। और आप सभी जितने भी जुड़ पा रहे हैं उन सबसे एक बार आग्रह करता हूं कि मेरा जय श्री कृष्णा स्वीकार करें, राधे राधे स्वीकार करें, जय श्री राम स्वीकार करें, है ना। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आता हूं। और बहुत सारे मित्र हमारे नए नए रोज जुड़ते रहते हैं और बड़ा आनंद आता है। मधुरम 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 हो जाता है। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। बिल्कुल, महेंद्र भी जुड़ गया है। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी का स्वागत। मित्रों देखिएगा, जीवन में हमें कुछ करना है तो बस केवल पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। व्याख्याता का नवीनतम पाठ्यक्रम आ चुका है और आप सबके लिए एक वीडियो है ना, सुबह ही आपको कंपैरेटिव वीडियो, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैं निरंतर हिंदी के बारे में ही चर्चा करता हूं, दूसरे विषयों पर थोड़ा सा कम ही विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। तो बहुत सटीक विश्लेषण जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, उनके लिए वो पाठ्यक्रम विश्लेषण जरूर उन्हें वीडियो को देखना चाहिए मित्रों, और उसके अनुरूप उनको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो आइए हम आज के इस प्रकरण को शुरू करते हैं। और भी हमारे जो मित्र इधर उधर कहीं, अच्छा संतोष कुमार जी नमस्ते, हनुमानगढ़ से जुड़े हैं आप, आपका स्वागत है। पूरे राजस्थान भर से हमारे विद्यार्थी जो है मेवाड़ की इस धरती से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। आज का जो प्रकरण है बड़ा आनंदित करने वाला है। आपको अच्छी अच्छी विधियां आपके समक्ष रखने वाला हूं। सुविचार देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है ना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मित्रों यहाँ पर हमें कोई ढिशुम ढिशुम नहीं करना है, लड़ना है खुद से, है ना। खुद के आलस्य से लड़ना है। और हम जब अपने आलस्य से लड़ जाएंगे, खुद से लड़ जाएंगे, तो मित्रों देखिएगा एक दिन वो कर गुजर जाएंगे जिसके लिए शायद बहुत सारे लोग लालायित हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज के प्रकरण की हम शुभारंभ कर रहे हैं। मित्रों देखिए, मधुरम हिंदी उदयपुर में आपका स्वागत है। हिंदी शिक्षण विधियां, जिसको हम रीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं इसके बारे में आग्रह कर रहे थे कि सर ये क्लास जरूर लाइएगा, ये क्लास जरूर लाइएगा। तो निरंतर हम कक्षा, आज 22वीं कक्षा है हमारी, हिंदी पद्य की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। अर्थ, प्रकार, परिभाषा, महत्व के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं मित्रों। और YouTube चैनल हमारा बहुत समृद्ध हो चुका है मित्रों। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रेम जो है उसको मिल रहा है। और 350 से अधिक वीडियोस जो हैं, जो केवल और केवल शिक्षाप्रद है मित्रों, हिंदी से संबंधित वीडियोस हैं, उनका आप लाभ उठाइए। अपने मित्रों तक जरूर इस बात को पहुंचाइएगा कि मेवाड़ की धरती से, है ना, मधुरम हिंदी का एक कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सुवास जो है, सुगंध जो है, पूरे भारतवर्ष में और राजस्थान के हर कोने में फैलती जा रही है। इसके लिए आप सभी का आभार है। चलिए मित्रों, बात करते हैं पद्य शिक्षण की विधियां। मित्रों पद्य और गद्य दो साहित्य के दो बड़े भाग हमने कर दिए। एक को कहा हमने गद्य साहित्य और दूसरे को कहा हमने पद्य साहित्य। जब भी गद्य साहित्य की बात की जाती है मित्रों, तो उसमें विचार की प्रधानता होती है। गद्य किसको कहते हैं? जिसमें विचार की प्रधानता होती है और कोई लय के बारे में या छंद के बारे में, अलंकार के बारे में, है ना, वर्णों के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन जब बारी आती मित्रों पद्य की, तो पद्य जो है मित्रों भाव प्रधान रचना का नाम पद्य है। इस बात को समझ लेना। पद्य का सीधा सीधा अर्थ हम निकाल लेते हैं कविता से, काव्य से। तो मित्रों जहां लय, ताल, आरोह, अवरोह, यति, गति, वर्णों की संख्या आदि का ध्यान रखकर जो रचना की जाती है मित्रों, वो रचना क्या कहलाती है? पद्य कहलाती है। तो आइए हम बच्चों को पद्य की शिक्षा किन किन विधियों के द्वारा दे सकते हैं ताकि बच्चों का अधिगम जो है अधिक स्पष्ट और सरल हो जाए, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। और आप सभी से अपेक्षा है क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों, और एक लाइक ठोक दीजिए मित्रों जल्दी से। हाँ, एक बार लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप। और हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा मित्रों, पद्य की परिभाषा के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो जिस रचना में, ध्यान देना, जिस रचना में गति, यति, लय,
चरण, मात्रा या वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है ना मित्रों। आदि का ध्यान किसका? यति, गति, लय, आरोह, अवरोह, मात्रा, छंद, है ना, अलंकार या वर्णों की संख्या आदि का ध्यान रखकर क्या की जाती है? रचना की जाती है। उस रचना को मित्रों हम क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। तो इसमें यही है कि उस रचना को हम क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। सरल शब्दों में अगर इस बात को हम समझना चाहें मित्रों, तो सरल शब्दों में आप समझें कि भाव प्रधान, ध्यान देना, गद्य जो है वो विचार प्रधान रचना का नाम है और पद्य जो है भाव प्रधान रचना का नाम होता है। तो भाव प्रधान रचना जो रसानुभूति का बोध करवाती है, जो किसकी अनुभूति कराती है? रस की अनुभूति कराती है ना, उसे पद्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? पद्य कहते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार की जो रचनाएं होती है साहित्य में, एक गद्य रचनाएं हैं और फिर पद्य रचनाएं हैं। गद्य की कई सारी विधाएं हैं जिसमें कहानी है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, जीवनी है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और इसमें भी मित्रों जो पद्य की बात की जाती है तो इसमें भी विधाएं हैं, है ना। हमारे पास खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक है, बहुत सारी बातें इसमें भी होती है। तो कैसे हम बच्चों को काव्य का क्या कर पाए? व्यवस्थित रूप से अध्यापन कर पाए और बच्चे अधिक से अधिक रसानुभूति कर पाए, भावानुभूति कर पाए, सौंदर्यानुभूति कर पाए, है ना। इसके लिए किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो देखिए, सबसे पहले पद्य शब्द की व्युत्पत्ति पर हम चर्चा करते हैं मित्रों। तो पद्य शब्द में पद, हलंत, धन, यत प्रत्यय लगाते हैं और बनने वाला शब्द बनता है पद्य। पद्य का सर्वप्रथम दर्शन अगर कहीं हमें होता है मित्रों तो ऋग्वेद में होता है। हम जानते हैं सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। और सर्वप्रथम अगर देखें कि संपूर्ण रचना पद्य में हो, ऐसी रचना कौन सी है मित्रों? वेदों की बात करते हैं तो सामवेद एक ऐसी रचना है जिसको संपूर्ण पद्य में ही लिखा गया, यानी पूरी रचना जो है पद्यात्मक है। और वो रचना कौन सी? सर्वप्रथम रचना है हमारी सामवेद। सामान्य जानकारी है मित्रों, विषय प्रवेश है। फिर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ जो है वो काव्य की परिभाषा देते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, है ना, यानी रस से युक्त जो वाक्य है उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य। काव्य और रस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता मित्रों। काव्य और रस एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसा कहा। जगन्नाथ जो हैं, पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द हैं, रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं मित्रों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, आप सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, है ना मित्रों। किसी का नाम अगर मैं नहीं ले पाऊं तो यूं मत समझना कि सर के प्यारे नहीं हैं, आप सभी मेरे प्यारे हैं। और फिर कह रहा हूं, विद्यार्थी जीवन जी रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो बस एक ही लक्ष्य रखना है कि प्राथमिकता में टॉप पर पढ़ाई रखनी। सभी काम करने हैं हमें जीवन में, लेकिन प्राथमिकता में टॉप पर किसको रखेंगे मित्रों? पढ़ाई को रखेंगे। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि बहुत सारे लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। आज भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हमने लिए हैं मित्रों, तो हमें लगता है कि जिसने अच्छी तैयारी की है, जो अभी अभी फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, वो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं। विषय से संबंधित जब उनसे पूछा जाता है बहुत अच्छा वो बता पा रहे हैं। कारण है तैयारी। इसलिए अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए मित्रों, पढ़ाने के लिए भी ये तैयारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस तैयारी को केवल अभी परीक्षा पास करने के हिसाब से ही मत मानिए, एक कदम आगे की सोचिए कि आपको कक्षाओं में जाना है और बच्चों को पढ़ाना है। तो जब तक हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं होगा, हमें अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो हम बच्चों को सही तरह से पढ़ा नहीं पाते हैं मित्रों। इसलिए ये कंटेंट तो एक शिक्षक की बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो आप देखिए, पद्य शिक्षण के कुछ उद्देश्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पद्य शिक्षण के आखिर उद्देश्य क्या क्या है मित्रों? तो देखिएगा, साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना या काव्य के प्रति छात्र की क्या जागृत करना मित्रों? रुचि जागृत करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि काव्य के प्रति छात्र का क्या हो? जुड़ाव हो, है ना। काव्य के प्रति छात्र की एक विशेष प्रकार की अनुभूति या लगाव हो, यह उद्देश्य होता है किसका? पद्य शिक्षण का। फिर दूसरा उद्देश्य देखिएगा, कविता, कवियों, साहित्यकारों के प्रति विशेष भाव जागृत करना। कविता के प्रति,
है ना, और कवियों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति एक बच्चे का भाव जो है विशेष रूप से जागृत होना चाहिए और वो उनके बारे में पढ़ने के प्रति प्रेरित होना चाहिए। ये भी पद्य शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है कि वो साहित्यकारों से, कवियों से, उनकी रचनाओं से, कविताओं से, है ना, निरंतर संपर्क में रहे और उनके प्रति जो है उसके मन में विशेष प्रकार के भाव जागृत हों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पाठक या श्रोताओं को सहृदय सामाजिक बनाना, कहीं न कहीं आप देखिएगा मित्रों, कविता शिक्षण का या पद्य शिक्षण का एक उद्देश्य होता है कि जो हमारे प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, उनको सहृदय सामाजिक प्राणी में कहीं न कहीं हम परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं ताकि वो काव्य का वास्तव में क्या ले पाए, आनंद ले पाए। बहुत बढ़िया मित्रों। चलिए मित्रों, मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से आ रही होगी शायद, है ना, और साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आ रही होगी, ऐसा आप मुझे जरूर थोड़ा बता दीजिएगा क्योंकि आप सब दूर हैं और मैं अपने स्टूडियो में हूँ। हाँ, अच्छा, बफरिंग हो रही है थोड़ी। चलिए, आज हमने थोड़ा सा कुछ सिस्टम को चेंज किया है, इसलिए कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप देखिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। आवाज अच्छी आ रही है? अच्छा, नेट की कनेक्टिविटी का कोई थोड़ा इश्यू हो सकता है, देखते हैं अपन। हाँ, चलिए थोड़ा सा आप देखिएगा। अगर श्रवण कौशल का विकास करना है मित्रों, एक और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, श्रवण कौशल का क्या करना है, विकास करना है, चरित्र निर्माण की शिक्षा देना है मित्रों। एक और बात है इसमें प्रमुख क्या है, चरित्र निर्माण की क्या करना है, शिक्षा देना है मित्रों। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण जो है इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण जो है इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। फिर देखिएगा, उचित गति, लय, भाव के अनुसार, है ना, कविता का सस्वर वाचन करना है। कविता का सस्वर वाचन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और मित्रों, अगर आप देखें कि कविता शिक्षण का या पद्य का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है, तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों का या अधिगमकर्ताओं को रसानुभूति, ध्यान देना, रसानुभूति, भावानुभूति व सौंदर्यानुभूति करवाना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है पद्य शिक्षण का या काव्य शिक्षण का, कि विद्यार्थियों को हम क्या कराएं, रसानुभूति करा पाएं, भावानुभूति करा पाएं, सौंदर्यानुभूति करा पाएं। ये पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, हेलो, आवाज अब बिल्कुल ठीक आ रही है? जरा एक बार बता दीजिएगा आप। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियों पर हम चर्चा करते हैं मित्रों। पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हमारी कौन कौन सी है, तो देखिएगा, पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है हमारी, एक विधि है मित्रों गीत विधि। बहुत महत्वपूर्ण विधि है गीत विधि। गीत विधि के अन्य नाम भी हैं, प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, अभिनय विधि भी कहते हैं, रसास्वादन विधि भी कहते हैं। अलग अलग स्तरों पर इसी गीत विधि के अलग अलग नाम है मित्रों। इनके स्तर अलग अलग हैं जो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि पद्य शिक्षण की एक प्रमुख विधि कौन सी है, गीत विधि है मित्रों। गीत विधि के माध्यम से हम पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों को काव्य से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं और उनको रसानुभूति, भावानुभूति करवाने का प्रयास करते हैं मित्रों। चलिएगा, हाँ, चलिए फिर देखिएगा मित्रों, दूसरा जो हमारा दूसरी विधि है मित्रों, वो विधि है खंडान्वय विधि मित्रों। खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है कि पद्य शिक्षण की वह विधि जिसे प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तरी विधि भी कहा जाता है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, खंडान्वय विधि जो है उसको प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं। तीसरी विधि है मित्रों दंडान्वय विधि। ध्यान दीजिएगा, एक खंडान्वय है, दूसरी दंडान्वय विधि है, और चौथी विधि है मित्रों व्याख्या विधि। ध्यान दीजिए, व्याख्या विधि। और इस व्याख्या विधि को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। एक को कहा गया व्यास प्रणाली, दूसरे को कहा गया तुलनात्मक प्रणाली, और तीसरा जो इसका भाग एक है वो है समीक्षा प्रणाली। यानी प्रणाली का अर्थ वही शिक्षण विधि है। ध्यान दीजिएगा, व्यास विधि है, तुलनात्मक विधि है और समीक्षा विधि है मित्रों। इन सभी विधियों को आज हम अपनी कक्षा में संक्षिप्त रूप में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहली विधि है मित्रों हमारी, वो है गीत विधि मित्रों। देखिएगा, गीत विधि में किस तरह से क्या क्या हमें देखना है, किस तरह से इस विधि को हमें समझना है। बहुत सरल सी विधि है मित्रों। आप देखते हैं कि जब पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं या प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, ऐसे छोटे छोटे गीत
जिनका अर्थ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे स्वतः ही अर्थ समझ जाते हैं, या नहीं भी समझते हैं तो कोई बात नहीं, अर्थ समझाना उद्देश्य नहीं है ना, लेकिन उनको बस याद करवाना है, बड़ी आनंद की अनुभूति करवानी है। इसलिए छोटे बच्चों को छोटी छोटी कविता अक्सर जो है याद रह जाती है मित्रों, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ये जो कविताएं हैं, है ना, या ये जो गीत है, इनके माध्यम से बच्चों के अंदर कहीं न कहीं भावानुभूति और रसानुभूति का एक अनुभव हम उन बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही वही छोटी छोटी कविताएं हैं, लाला जी ने केला खाया, कई तुकबंदी है, आप सोचिएगा। तो हर तरह की छोटी छोटी कविताएं बच्चों को, या छोटे छोटे ऐसे गीत हैं जो बच्चों को कंठस्थ हो जाएंगे, है ना। इस विधि के माध्यम से हम बच्चों को गीतों का अभ्यास कराते हैं और उनको रसानुभूति भावानुभूति करवाने का प्रयास करवाते हैं। अर्थ उनको समझाने का ज्यादा हम प्रयास इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत छोटी कक्षाएं होती है, शायद अर्थ उनको समझ में आए या नहीं आए, इसलिए अर्थ को ज्यादा स्पष्ट नहीं करते हैं। तो मित्रों, गीत विधि, जिसको हम अभिनय विधि भी कहते हैं, प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, रसास्वादन विधि भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा इस विधि की प्रवर्तक कौन है, तो मारिया मोंटेसरी जो है इस विधि की प्रवर्तक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गीत विधि की प्रवर्तक कौन है, मारिया मोंटेसरी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है मित्रों, तो सभी स्तरों पर समान रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर इस विधि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी स्तरों पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रसास्वादन विधि है मित्रों, उच्च कक्षाओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तरों पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर बात आती परिभाषा की कि गीत विधि किसे कहते हैं, तो एक सामान्य रूप से आप देखिएगा, यह विधि जिसमें, वह विधि जिसमें अध्यापक स्वरों के उतार चढ़ाव के माध्यम से, स्वरों के उतार चढ़ाव के माध्यम से अभिनय सा करता हुआ, यानी वो क्या करता है, कविता भी प्रस्तुत करता है या गीत प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके साथ साथ वांछित हाव भाव भी अभिनय करता है, ताकि बच्चों का ध्यान कविता की तरफ रहे और बच्चे बड़े आनंदित हो। विद्यार्थियों को किसी कविता की भावानुभूति रसानुभूति करवाता है, उसे रसास्वादन विधि, गीत विधि, अभिनय विधि या प्रदर्शन विधि कहते हैं। तो कुल मिला के इस विधि में होता क्या है कि एक कविता या गीत है, तो अध्यापक क्या करता है, सस्वर वाचन करता है, आदर्श वाचन जिसको हम कहते हैं, बहुत तन्मयता के साथ, लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ और आवश्यक हाव भावों के संप्रेषण के साथ वो इस गीत विधि का प्रयोग करते हुए गीत या कविता बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। और इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को क्या करवाना है, भावानुभूति या रसानुभूति करवाना है, उनको भावार्थ स्पष्ट करवाना। इस विधि का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इस विधि में केवल भाव पक्ष पर ही, ध्यान दीजिए छोटी कक्षाओं में, है ना, इस विधि पर केवल किस पक्ष पर बल दिया जाता है, भाव पक्ष पर ही बल दिया जाता है, कला पक्ष की जानकारी नहीं दी जाती है। भाव पक्ष पर ही बल दिया जाता है, कला पक्ष की जानकारी नहीं दी जाती है मित्रों, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो गीत विधि, अभिनय विधि, प्रदर्शन विधि या रसास्वादन विधि, प्रश्न बनता है प्रवर्तक कौन है, मारिया मोंटेसरी। इसका प्रयोग कौन से स्तर पर किया जाता है, तो सभी स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। हर स्तर पर इसका नाम अलग अलग है जिसको हम देखते हैं। इस विधि में मुख्यतः भाव पक्ष पर ही अधिक बल दिया जाता है ना, उसमें कला पक्ष पर इतना बल नहीं दिया जाता है। यह विधि पद्य शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि कहीं न कहीं रसानुभूति के लिए ये विधि जो है वो बहुत उपयुक्त होती है। छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं, है ना, छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर इस विधि से अटैच होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो आप देखिएगा 3 विधियां हैं। पहली विधि है गीत विधि मित्रों, दूसरी विधि है अभिनय या प्रदर्शन विधि, और तीसरी विधि है मित्रों रसास्वादन विधि, है ना, जिसको हम देखते हैं अलग अलग स्तरों पर, इसी के नाम है। पहली विधि जो गीत विधि है मित्रों, आप देखिएगा पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस स्तर के लिए, ध्यान देना, पूर्व प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गीत विधि का प्रयोग कौन सी स्तर पर या कौन सी कक्षा के लिए किया जाता है मित्रों, तो इसका प्रयोग कौन सी कक्षा के लिए किया जाता है, पूर्व प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए किया जाता है। अध्यापक किसी कविता का सस्वर या आदर्श वाचन करता है। अध्यापक क्या करता है, किसी कविता का सस्वर या आदर्श वाचन करता है, ठीक है, सस्वर या आदर्श वाचन करता है। और साथ ही साथ आप देखिएगा बच्चों से सस्वर अनुकरण वाचन करवाता है, क्योंकि आप सोचिए एक बार शिक्षक जो है उस गीत को या कविता को उचित हाव भाव के साथ प्रस्तुत करता है,
आदर्श के रूप में, फिर छात्रों से सस्वर अनुकरण वाचन करवाता है और फिर छात्र और शिक्षक मिलकर सामूहिक संवेद वाचन करते हैं, सामूहिक वाचन करते हैं, जिससे विशेष रूप से आनंद की अनुभूति होती है। शब्दार्थ की आवश्यकता इस विधि में नहीं होती है, भावों पर अधिक बल दिया जाता है मित्रों। ये इस विधि की प्रमुख प्रमुख बातें हैं। और इस विधि में किस प्रकार के गीत या कविताएं सुनाई जाती है मित्रों? तो बाल कविताएं, ठीक है, छोटी छोटी कविताएं, है ना, ऐसी कविताएं जो बच्चों को कंठस्थ हो जाएगी और उसके भावार्थ को समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चों को कविताएं छोटी छोटी याद हो जाएगी और उन बच्चों को बड़ा आनंद आता है। और आप देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं और स्कूलों में जब उनको छोटी छोटी कविताएं, भले वो हिंदी की हो या अंग्रेजी की, बच्चे घर में आने के बाद भी उन कविताओं का अनवरत क्या करते हैं? सस्वर वाचन करते रहते हैं, है ना, बच्चों को बड़ा आनंद आता है। तो ये जो गीत विधि है मित्रों, ये काव्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, पद्य की एक महत्वपूर्ण विधि है। अब आप देखिए मित्रों, इसी विधि का एक नाम है अभिनय या प्रदर्शन विधि। ध्यान देना, यहां पर इस विधि का जो स्तर है मित्रों, वो प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अभिनय या प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये गीत विधि ही है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है मित्रों। इसमें अध्यापक कविता के भाव के अनुरूप अभिनय करता है। इसमें वो क्या करता है? कविता के भाव के अनुरूप अध्यापक जो है कक्षा में अभिनय भी करता है और साथ ही साथ कविता का अर्थ भी स्पष्ट करता है। लेकिन गीत विधि में वो कविता के अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है। यहाँ थोड़ा गीत अभिनय विधि में या प्रदर्शन विधि में वो कविता के अर्थ को भी क्या करता है? स्पष्ट करता है। अनुकरण एवं संवेद वाचन करवाता है, यानी बच्चों से अनुकरण वाचन करवाता है, बाद में दोनों मिलकर सामूहिक वाचन भी करते हैं। और भाव प्रधान गीतों की यहाँ पर एक प्रधानता रहती है, यानी इस अभिनय या प्रदर्शन विधि में जिन गीतों या कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो भाव प्रधान होती है मित्रों। भाव प्रधान गीतों का प्रदर्शन किया जाता है, जबकि यहाँ पर बाल कविताओं को सुनाया जाता है बच्चों को। ध्यान दीजिएगा, दूसरी विधि यानी जो स्तर के अनुसार दूसरी विधि हो गई हमारी अभिनय विधि। तीसरी विधि, गीत विधि की ही तीसरी जो हम कह सकते हैं तीसरा नाम है रसास्वादन विधि। स्तर के अनुसार जब बात करते हैं मित्रों, तो रसास्वादन रस धन आस्वादन है, यानी छात्रों को अच्छे से रस का क्या हो जाए? आस्वादन हो जाए। यानी श्रृंगार रस की कोई बात है तो श्रृंगार रस का आस्वादन हो जाए, वीर रस की कोई कविता या पंक्ति है तो उनको वीर रस का क्या हो जाए? आस्वादन हो जाए मित्रों। बहुत बढ़िया, चलिए सब कुछ अच्छा आएगा, चिंता नहीं करें। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा सिस्टम को चेंज किया है मित्रों, इसलिए सब ठीक हो जाएगा और हम जल्दी से अर्धशतकीय होने वाले हैं, है ना। एक बार क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए मित्रों, लाइक किया है या नहीं जरा मुझे बता दीजिएगा, ताकि मेरा ध्यान केवल स्क्रीन की तरफ रहे और ये लाइक करने का काम आपको करना ही है। आप सभी मधुरम हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर हमेशा कहता हूँ, और जो अपने गुरु के प्रति वफादार नहीं है, आप सोचिए उनके लिए अगर उसके मन में कोई अच्छे भाव नहीं है मित्रों, तो आप सोचिए सीखे हुए ज्ञान को भी कई बार जब प्रयोग कर रहा होता है तो शायद उस ज्ञान का हम ठीक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत अदृश्य चीजें हैं, है ना, कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम चूंकि आध्यात्मिक हैं और हम मानने वाले लोग हैं, इसलिए आप सोचिए कुछ न कुछ तो होता है, कुछ न कुछ तो ऐसी बॉन्डिंग होती है। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। अगर शिष्य के मन में गुरु के प्रति खोट आ गई, आप सोचिए तो वो कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं होती है, और जब वो कनेक्टिविटी ठीक नहीं होती है तो अधिगम की जो प्रक्रिया बहुत अच्छे से होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। इसलिए आप तो बस आदेश की पालना कीजिए और लाइक करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, ऐसे थम्सअप करने में कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया मित्रों, ठीक है, अब ये आप सभी मित्रों का काम है, करते रहिएगा। चलिए मित्रों, रसास्वादन विधि की जब बात करते हैं मित्रों, तो प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी उच्च प्राथमिक नहीं, उच्च स्तर तक, यानी प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक इस विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अध्यापक द्वारा इस विधि में आदर्श वाचन किया जाता है, छात्रों को भाव विभोर कर देता है, यानी आदर्श वाचन इतना जबरदस्त तरीके से करता है कि छात्रों को पूर्णतः भाव विभोर कर देता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आप सोचिए जिस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण होगा, बच्चे पूरे भाव विभोर हो जाएंगे, उनको रस का आस्वादन हो जाएगा उसी आदर्श वाचन के दौरान ही। और विचार या व्यंग प्रधान गीत जो है
इसमें बच्चों को सुनाए जाते हैं विचार या व्यंग प्रधान गीतों की प्रधानता रहती है रसास्वादन विधि में मित्रों। तो देखिएगा स्तर के आधार पर गीत विधि को हमने 3 भागों में यहाँ पर अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। गीत विधि पूर्व प्राथमिक स्तर पर, अभिनय या प्रदर्शन विधि प्राथमिक स्तर पर, रसास्वादन विधि प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा ये मानना है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। रामावतार जी पूरा एक वीडियो डाल रखा है हिंदी के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, वो पूरा वीडियो डाल रखा है। आप जरूर थोड़ा सा उस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए खंडान्वय विधि मित्रों, दूसरी जो विधि है वो है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तरी विधि या इसका प्रयोग प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि का खंडान्वय विधि का प्रयोग जो है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग विकास जो है मित्रों, इस विधि का विकास प्रश्नोत्तरी विधि से ही हुआ है, इसलिए खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस विधि को, पद्य शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तरी विधि या प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो खंडान्वय विधि एक ऐसी विधि है जिसको प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं, और इस विधि के प्रवर्तक जो है मित्रों वो कौन है, सुकरात हैं। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए खंडान्वय शब्द का जब हम इसका खंड करते हैं तो खंड धन अन्वय है ना, खंडान्वय दीर्घ संधि है और संधि विच्छेद कर देते हैं। खंड का अर्थ तोड़ना है या टुकड़े करना है, ठीक है, और अन्वय का अर्थ क्या है, जोड़ना या मिलाना। यानी किसी कविता को पहले तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, यानी एक कविता है उसको हम खंड में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, फिर एक खंड बच्चे को बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना, फिर वो खंड समझाने के बाद उससे प्रश्न पूछेंगे उस खंड पर आधारित, फिर दूसरे खंड का कुछ न कुछ उसको हिंट दे देते हैं पहले खंड के प्रश्नों में, फिर दूसरा खंड उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर दूसरे खंड का भी प्रश्न पूछेंगे, और फिर वापस में दोनों खंडों पर आधारित प्रश्न बच्चों को पूछा जाता है। इस तरह से पूरी कविता को बहुत अच्छे से बच्चे तक पहुंचाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, है ना, ये आप सब लोग कर देते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया। और कक्षा के अंत तक बने रहना है। अभी भी हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो कमेंट को रोक कर जो है लाइक नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो भूल जाते हैं। बिल्कुल एक बार आपको जरूर मंदिर में घंटी की तरह, है ना, मधुरम हिंदी की घंटी को एक बार बजाना है मित्रों, ऐसे, हाँ वो लाइक करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी भी कुछ मित्र जो हैं वो चूक रहे हैं इस बात को, तो इस बात को चूकिएगा नहीं, वार कीजिएगा। चलिए प्रक्रिया क्या होती है मित्रों, हम देखते हैं खंडान्वय विधि में। सबसे पहले तो खंड धन अन्वय है, खंड का अर्थ टुकड़े करना है, अन्वय का अर्थ जोड़ देना है। पहले तो टुकड़े करेंगे समझाने के लिए और उसके बाद वापस उसको कंपेयर करते हुए या उसको आपस में मिला देंगे और समेकित रूप से वो पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे को या वो पूरी कविता बच्चे को हम समझा देंगे। देखिए इसमें क्या प्रक्रिया होती है, तो किसी लंबी कविता है ना, किसी लंबी कविता, देखिएगा हाँ, किसी लंबी कविता को 2 खंडों में, अब खंड ज्यादा नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना, किसी लंबी कविता को 2 खंडों में विभक्त कर लिया जाता है ना। इसका मतलब 4-5 खंडों में कविता को विभक्त नहीं करेंगे, कितनी भी बड़ी कविता हो उसको 2 खंडों में हम क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। अध्यापक सबसे पहले प्रथम खंड का क्या करेगा, सस्वर वाचन करेगा मित्रों, क्या करेगा, सस्वर वाचन करेगा, ठीक है, और वाचन करने के साथ साथ ही उसके भावार्थ को भी स्पष्ट करता रहेगा। इसके बाद प्रथम खंड से संबंधित प्रश्नोत्तरी की जाती है। मतलब 3 बातें हैं, सबसे पहले कविता बड़ी है, उसके 2 खंड करने हैं। पहले खंड को शिक्षक जो है वो सस्वर वाचन करता हुआ, आदर्श वाचन करता हुआ बच्चों को भावार्थ भी स्पष्ट करता हुआ चलता है, और जब वो भावार्थ स्पष्ट कर लेता है तो तीसरी प्रक्रिया करता है, उस खंड पर आधारित जो प्रश्न है वो जरूर बच्चों से करता है। ये प्रश्न पूछने की वजह से ही खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं। और इसमें एक बात खास ये है कि प्रथम भाग के जब हम प्रश्नोत्तर करते हैं तो द्वितीय भाग से संबंधित भी हल्का फुल्का उसमें कुछ पूछ लिया जाता है और बच्चों को द्वितीय भाग तक पहुंचा दिया जाता है। देखिएगा प्रथम खंड के अंत में द्वितीय खंड से संबंधित आंशिक जानकारी भी दी जाती है ना, और इसके पश्चात द्वितीय खंड का सस्वर वाचन शिक्षक के द्वारा, फिर उसका भावार्थ स्पष्टीकरण किया जाता है। वह तीसरी बात है, द्वितीय खंड से संबंधित प्रश्नोत्तरी की जाती है। अब द्वितीय खंड से संबंधित भी प्रश्नोत्तरी की जाती है, सेम वही प्रोसेस है। और उक्त दोनों ही खंडों को अंत में मिलाकर
अब अन्वय कर रहे हैं, पहले खंड किया, उसके बाद दोनों ही खंडों को वापस मिलाते हुए, है ना, सामूहिक रूप से संपूर्ण कविता पर आधारित बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संपूर्ण कविता का भावार्थ स्पष्ट हो जाता है, पुनः स्पष्ट हो जाता है। यानी एक लंबी कविता, 2 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा पढ़ाया, प्रश्न पूछे, दूसरा टुकड़ा पढ़ाया, प्रश्न पूछे, फिर दोनों ही टुकड़ों को फिर मिला देते हैं, दोनों ही टुकड़ों को मिलाकर संपूर्ण कविता पर आधारित फिर प्रश्न पूछते हैं और भावार्थ को स्पष्ट करते हैं। तो आप सोचिए, अधिगम बहुत अच्छे से हो जाएगा और उस कविता को बहुत अच्छे से बच्चे जो हैं समझ पाएंगे। ये है खंडान्वय विधि मित्रों। कौन सी विधि है? खंडान्वय विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, दंडान्वय विधि। अगली विधि है मित्रों दंडान्वय विधि। कौन सी विधि है मित्रों? दंडान्वय विधि। अब आप देखिए दंडान्वय विधि में क्या है, प्रवर्तक कौन है मित्रों? खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि के प्रवर्तक कौन है? सुकरात है मित्रों। कौन है? प्रवर्तक सुकरात है। फिर देखिएगा यह विधि जो है वो प्राचीन विधि है। कौन सी विधि है? प्राचीन विधि है और प्राथमिक स्तर के लिए प्रयुक्त विधि है ये। ठीक है, दंडान्वय विधि प्राथमिक स्तर के लिए प्रयुक्त होती है। और इस दंडान्वय शब्द को अगर हम अलग करते हैं तो दंड धन अन्वय करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? दंड का अर्थ यहां पर अगर हम लेंगे वाक्य से लेंगे, ठीक है, और अन्वय का अर्थ होता है मिलाना। ये विधि संस्कृत के में भी प्रयुक्त होती है मित्रों, हिंदी में भी प्रयुक्त होती है। संस्कृत में ये जो विधि है मित्रों, इसमें क्या किया जाता है? पदों का अन्वय किया जाता है। यानी एक श्लोक है और उस श्लोक के पदों का क्या किया जाता है? उनको टुकड़े टुकड़े करके, है ना, फिर उसको जोड़कर समझाया जाता है छात्रों को। और यहाँ जब हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ दंड का अर्थ हमने वाक्य से लिया है। यानी हम क्या करते हैं, है तो कविता ही समझानी है, काव्य की पंक्तियां ही समझानी है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक पंक्ति को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति उससे मिलती जुलती जो है छात्र को बताई जाती है ना। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इस पंक्ति को समझाने के लिए इससे मिलती जुलती अन्य पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, है ना। यानी एक प्रकार से उदाहरण या दृष्टांत के रूप में दूसरी पंक्ति को रखा जाता है। यानी एक पंक्ति जिसको दंड कहते हैं, उस दंड को समझाने के लिए उसके नीचे दूसरा दंड यानी वाक्य लिखा जाता है और उस वाक्य को पहले वाक्य को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य का प्रयोग किया जाता है और बाद में दूसरे वाक्य को हटा दिया जाता है। ये जो विधि है मित्रों, इसको हमने क्या कहा? दंडान्वय विधि। ध्यान दीजिएगा, इसको दंडान्वय विधि कहा है। अभी और आगे हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा अच्छे से आप इस बात को समझ जाइएगा। प्रक्रिया क्या है इस विधि में? किस विधि में? दंडान्वय विधि में क्या होता है? इस विधि में किसी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, किसी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मिलता जुलता दूसरा वाक्य, ध्यान देना, उसी से मिलता जुलता, और मिलता जुलता हमेशा या तो उदाहरण है या दृष्टांत है। मिलता जुलता, बड़ा भया तो क्या बढ़ाया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दूसरे वाक्य की रचना की गई पहले वाक्य को समझाने के लिए। तो आप सोचिए ये जो है विधि कौन सी है? दंडान्वय विधि है। प्रथम वाक्य के नीचे लिख लिया जाता है, ये जो दूसरा वाक्य है वो प्रथम वाक्य के नीचे लिख लिया जाता है। जो उदाहरण स्वरूप होता है इसमें तुलना नहीं की जाती है मित्रों, इसमें तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, फिर देखिएगा जब प्रथम वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए, जब प्रथम वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो दूसरा वाक्य हटा दिया जाता है। उदाहरण या दृष्टांत, इस प्रकार की विधि में उदाहरण या दृष्टांत दिया जाता है। यानी दूसरा जो भी वाक्य होगा, है ना, वो दृष्टांत के रूप में है या उदाहरण के रूप में होता है और पहले वाक्य को स्पष्ट करने के लिए दूसरा वाक्य उसके पैरेलल लिखा जाता है। मित्रों, यहाँ बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होगा कि सर ये क्या तुलनात्मक विधि है क्या? नहीं, ये तुलनात्मक विधि नहीं है। पहले वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है। तुलनात्मक विधि में तो एक कविता पहले बच्चों को समझा दी जाती है, पढ़ा दी जाती है, दूसरी कविता और लिखी जाती है, फिर दोनों कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थ के आधार पर या भाव सौंदर्य के आधार पर या शिल्प सौंदर्य के आधार पर उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। यहां पर तुलना नहीं की जा रही मित्रों, केवल एक उदाहरण दिया जा रहा है जिससे पहली पंक्ति को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। बहुत बढ़िया मित्रों, आप सभी का ध्यान स्क्रीन की तरफ होगा ऐसा मेरा मानना है, और इधर उधर कहीं भटक रहा हो तो स्क्रीन देखिए बहुत अच्छी दिख रही है ना। हाँ, स्क्रीन की तरफ ही होना चाहिए मित्रों। हाँ,
सर साहित्य की क्लास भी लगाइए। जरूर मित्रों, साहित्य की क्लास भी लगाएंगे, व्याकरण की क्लास भी लगाएंगे। बस ये विधियां जो है हमारी पूर्ण होने वाली है, उसके बाद हम दूसरी कक्षाएं लेकर आ रहे हैं मित्रों। निरंतर निश्चिंत रहें, आपको बस पढ़ाना यही उद्देश्य है। मधुरम हिंदी को बच्चे बच्चे तक आप पहुंचाएंगे। बस ये मेरा सपना है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, हमेशा कहता हूं, जहां साधन और सुविधाएं बहुत है, वो तो बढ़िया है, घी में घी तो हर कोई डाल देगा मित्रों, लेकिन तेल में घी कोई नहीं मिलाता। मैं चाहता हूं कि दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए ऐसे प्रतियोगी योद्धा जो कहीं न कहीं अपने आप को हताश या मायूस सा मानते, आज बच्चा सफल इसलिए नहीं हो पाता है कि गुरु खूब है, किताबें खूब हैं, मार्गदर्शक खूब हैं, बच्चा कंफ्यूज है। यानी जिसको तैयारी करनी है वो बहुत कंफ्यूज है। उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नहीं 1000 लोग लाइन से खड़े हुए हैं। अब 1000 लोगों की बातें जब हम सुन लेते हैं मित्रों, तो अपना कोई विचार ही नहीं रहता। इसलिए आप सोचिए, हमेशा आग्रह करता हूं, कम मार्गदर्शक चुनिएगा, है ना, कम किताबें चूज कीजिएगा, और कम जो है हमारे जो भी आप कंटेंट देखते हैं वो थोड़ा कम करिएगा। बहुत ज्यादा एक्सपांड करने पर आप सोचिए, हमें शिक्षण विधियों का शिक्षक नहीं बनना है। अभी हमें शिक्षण विधियों की मुख्य बातों को समझकर पहले हमें प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना है। इसलिए एक शिक्षण विधि को 20 लोगों से पढ़ने का जब आप प्रयास करेंगे मित्रों, तो आप सोचिए आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा और जो चाहिए वो हो नहीं पाएगा, और सारा खेल समय का है। और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 4.5 महीने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना, 135 दिन है, उनका सही तरह से उपयोग करेंगे तो आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सिलेबस बहुत अच्छा बना दिया है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। मैं कल से बहुत प्रसन्न हूं, आपकी प्रसन्नता कितनी है ये तो आप जाने, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं, हमेशा कह रहा हूं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, नमस्कार। देखिए अब बात करते हैं व्याख्या विधि या प्रणाली मित्रों। चौथी हमारी प्रणाली या विधि है जिसको हम कहते हैं व्याख्या विधि या प्रणाली मित्रों। ठीक है, अब आप देखिए ये व्याख्या विधि या प्रणाली जो है, विधि कह दो या प्रणाली एक ही बात है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। ये विधि प्राचीन विधि है मित्रों, ये बहुत पहले से चली आ रही विधि है, तो ये प्राचीन विधि है मित्रों। कौन सी विधि है? प्राचीन विधि है। फिर देखिएगा, प्रश्नावली द्वारा छात्रों से कविता के भाव प्रकाशित कराने का प्रयत्न किया जाता है। इस विधि में क्या है, शिक्षक द्वारा छात्रों को, बहुत सारे शिक्षक द्वारा जो है हाँ मित्रों, इसमें देखेंगे आप, शिक्षक द्वारा जो है वो क्या किया जाएगा, छात्रों को, शिक्षक द्वारा छात्रों को कहीं न कहीं क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और शिक्षक क्या करता है मित्रों, शिक्षक जो है छात्रों से ही क्या करवाता है, उस कविता का भावार्थ करवा देता है, तो प्रकाशित कराने का प्रयत्न करता है। प्रसंगानुसार उचित व्याख्या द्वारा भावानुभूति व अर्थबोध, प्रसंग के अनुसार उचित व्याख्या की जाती है, भावानुभूति करवाई जाती है। इस विधि में शिक्षक का उद्देश्य कविता का सामान्य अर्थ बता देना नहीं रहता है। इस विधि में, किस विधि में, व्याख्या विधि में केवल अर्थ बता देना इस विधि का उद्देश्य नहीं है मित्रों। यहां पर क्या किया जाता है, इस विधि में शिक्षक का उद्देश्य कविता का सामान्य अर्थ बता देना ही नहीं रहता है, बल्कि वो क्या करता है मित्रों, बल्कि अपितु वह अर्थ के द्वारा भाव एवं विचार सौंदर्य की अनुभूति छात्रों को कराता है। यानी व्याख्या विधि में मित्रों हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से बच्चों को समझाने का पूरा प्रयास एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। केवल भावार्थ ही नहीं कराएंगे, बच्चों को भावानुभूति, सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति तक पहुंचाने का प्रयास व्याख्या विधि में किया जाता है मित्रों। और व्याख्या प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो इसको 3 भेद या रूप बताए गए हैं। पहली इसका जो भेद है मित्रों, पहला भेद है वो है व्यास प्रणाली, जिसको कहते हैं मित्रों व्यास प्रणाली। बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। अगर आपसे कोई पूछे कि पद्य शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है मित्रों, तो पद्य शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि तुलनात्मक विधि मानी जाती है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। और अगर तुलनात्मक विधि का मामला अगर हमारे सामने नहीं हो, तो पद्य शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है रसास्वादन विधि है मित्रों, रसास्वादन विधि है। इस बात का आप ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल, सभी पीडीएफ आपके लिए डाले जा रहे हैं मित्रों। कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए आपको कहीं कुछ भी नहीं कहना, ये मधुरम हिंदी का सब कुछ आपका। और एक बात फिर कह रहा हूं आपसे, है ना, सोमवार के दिन फिर रीट वाले बहुत सारे हमारे बच्चे हैं वो रह गए हैं और उनके बार बार फोन आ रहे हैं,
है ना, बार बार फोन आ रहे हैं। तो रीट का एक अंतिम अवसर और मंडे को एक शानदार ऑफर आप सभी मित्रों के लिए और आने वाला है। तो जितने भी लोग जो बच गए हैं और मधुरम हिंदी के 150 से अधिक क्वालिटी वाले जो वीडियो हैं रीट पात्रता परीक्षा के निमित्त, जो मुख्य परीक्षा में भी बहुत काम आने वाले हैं, तो सोमवार के दिन और जो मित्र रह गए हैं उनको आप सूचित कर दीजिएगा, है ना, उस ऑफर का लाभ ले लीजिएगा। ये अंतिम ऑफर होगा। व्यास प्रणाली के जो प्रवर्तक है मित्रों कौन है? श्रीधर व्यास। व्यास प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर व्यास, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह विधि प्राचीन विधि है, व्यास विधि भी प्राचीन विधि है, ठीक है। और इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक और उच्च स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर या उससे उच्च कक्षाओं के बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विधि की प्रक्रिया को समझिएगा कि व्यास विधि में होता क्या है। मित्रों, आपने कभी कवि सम्मेलन सुने होंगे, और कवि सम्मेलनों में एक कवि जो है कविता को प्रस्तुत करने से पहले इतनी बड़ी भूमिका बांध देता है कि जब वो कविता प्रस्तुत करता है तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि भूमिका में वो कविता के उद्देश्यों को, कविता की पृष्ठभूमि को, कविता में क्या है, इस सब को बार बार भूमिका के माध्यम से स्पष्ट कर देता है। तो जब भी वो काव्य पाठ करता है श्रोता बड़े आनंदित हो जाते हैं। बस व्यास विधि में यही प्रक्रिया है, जिसको संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर कवि सम्मेलनों में किया जाता है। इस विधि में अध्यापक कविताओं को सुनाने से पूर्व ही उसका भावार्थ व उद्देश्य स्पष्ट कर देता है ना। शिक्षक क्या करता है? कविता को सुनाने से पहले ही उसका भावार्थ और अर्थ क्या कर देता है? भूमिका में ही स्पष्ट कर देता है। तो जब जिसकी भूमिका या भावार्थ पहले से ही समझ में आ जाए और बाद में कविता प्रस्तुत करे, तो आप सोचिए श्रोताओं को या विद्यार्थियों को कितना आनंद आएगा, क्योंकि उनको वो कविता पहले ही भूमिका में बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हाँ, देखिए मित्रों, एक प्रश्न आपका आ रहा है कि सर हिंदी की शिक्षण विधियों और संस्कृत की शिक्षण विधियों में अंतर क्या है? मित्रों, अगर देखें बहुत सी विधियां तो समान है ना, हिंदी की और संस्कृत शिक्षण की बहुत सी विधियां समान है, लेकिन फिर भी संस्कृत जो साहित्य है मित्रों वो 24 कैरेट गोल्ड है, और हिंदी जो है जिसको मैं कहता हूं हमेशा ये 22 कैरेट गोल्ड है ना। कहीं न कहीं हम संस्कृत से ही हिंदी जो है विकसित हुई है, कहीं न कहीं, आप समझना, है ना। तो इसलिए अधिकतर विधियां जो हैं एक जैसी ही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, जैसे अभी हमने देखा था खंडान्वयन विधि की बात की थी, तो संस्कृत के संदर्भ में पदों का अन्वय किया जाता है, और हिंदी के संदर्भ में हम बात करेंगे तो वाक्यों को, यानी एक वाक्य को समझाने के लिए उसके नीचे पैरेलल दूसरा वाक्य मिलता जुलता लिखा जाता है। तो कुछ अंतर है, और बाकी काफी हद तक दोनों विधियों में समानता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारे मित्र, जितेंद्र, अभी आप सबको एक बार फिर से सूचना दे देता हूं, ये जो रविवार आ रहा है हमारा 29 तारीख को प्रातः 10 बजे एक निशुल्क मार्गदर्शन रखा है ऑफलाइन माध्यम में, है ना। उसमें जितने भी आपके मित्र हैं या आप स्वयं आना चाहते हैं तो उदयपुर में सारथी एकेडमी पर आपको आना है। सेक्टर 3 में सारथी एकेडमी है ना। मैं टेलीग्राम चैनल में उसका पूरा पता डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर बहुत सारे मित्रों ने नहीं ज्वाइन किया। एक ही बैच चलाएंगे मित्रों, बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसलिए जो भी मित्र आना चाहते हैं उनका स्वागत है, और उनको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कंटेंट भी हम फ्री देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप जैसा भी चाहें वैसा देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड की बुक जो है मित्रों बस कुछ ही दिनों में आ रही, क्योंकि ये प्रकाशक महोदय द्वारा कहा गया है, तो जैसे ही आती है आपको बता देंगे। कुछ सिलेबस के आगे पीछे होने की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पाठकों की कविता के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, यानी कविता को पढ़ाने से पहले कविता के बारे में इतना बता दिया जाता है, तो पाठकों के या श्रोताओं के मन में कविता को सुनने के प्रति बहुत रुचि जागृत हो जाती है, वो बड़े उत्कंठित हो जाते हैं। इसके बाद कविता का सस्वर वाचन किया जाता है, तथा सस्वर वाचन के बाद प्रश्नोत्तरी की जाती है। ये है मित्रों व्यास प्रणाली या व्यास विधि। तो आपको समझ में आ गया, व्याख्या विधि के अंतर्गत ही हम व्यास विधि को पढ़ते हैं। व्यास विधि के प्रवर्तक श्रीधर व्यास हैं। प्राचीन विधि है, उच्च प्राथमिक व उच्च स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। पहले भूमिका कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विधि में कविता के सस्वर वाचन से पूर्व ही भूमिका में कविता के उद्देश्यों और उसके भावार्थ को स्पष्ट कर दिया जाता है मित्रों, तो वो प्रणाली कौन सी है? वो प्रणाली है व्यास प्रणाली मित्रों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, तुलना विधि अगली विधि है, तुलना। और यह जो विधि है मित्रों, इसको हम कहते हैं कि ये पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। मित्रों इसमें होता क्या है, ध्यान देना मित्रों, तुलना विधि या तुलनात्मक विधि एक ही बात है। तुलनात्मक विधि, ये तुलनात्मक विधि जो है मित्रों, तुलनात्मक विधि है, यह नवीन विधि है मित्रों। इसका कोई एक व्यक्ति प्रवर्तक नहीं है, कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता इसमें। इसका प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है, छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं होता है मित्रों, क्योंकि दो कविताओं की तुलना करना है ना, छोटी कक्षाओं के लिए संभव नहीं होता है, उन विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं होता है मित्रों। हाँ, तो आप देखिए इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम समझ जाते हैं कि इस विधि में अध्यापक किसी एक कविता का सस्वर वाचन कर भावार्थ स्पष्ट करता है। यानी सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, एक कविता का वाचन करता है सस्वर और छात्रों को उसका भावार्थ अच्छे से स्पष्ट कर देता है, और इसके बाद उससे मिलती जुलती दूसरी कविता का सस्वर वाचन एवं भावार्थ करता है ना, और उससे मिलती जुलती दूसरी कविता का क्या करता है मित्रों, सस्वर वाचन करता है, और उस दूसरी कविता का भी क्या करता है, भावार्थ करता है। और इसके बाद दोनों कविताओं पर आधारित तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं। और आप सोचिए जब कंपैरेटिव स्टडी करवाई जाती है मित्रों, तो वो बहुत फ्रूटफुल होती है बच्चों के लिए। आपको दो के बीच में कंपेयर करके अगर कुछ समझाया जाए तो अधिक स्थायी होता है। तो प्रश्न किए जाते हैं, साथ ही कविताओं को और अधिक स्पष्ट किया जाता है। तो कुल मिला के इस तुलनात्मक विधि में क्या है, दो कविता समझना, एक कविता पहले सस्वर वाचन करके उसका भावार्थ अधिक अच्छे तरह से स्पष्ट कर देते हैं, उससे मिलती जुलती ही दूसरी कविता फिर जो है शिक्षक महोदय द्वारा छात्रों के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाती है। और पहली कविता प्रस्तुत करने के बाद उसके जो हैं आप देखेंगे भावार्थ स्पष्ट करते हैं, उसके बाद दूसरी कविता, दोनों कविताओं के जब भावार्थ स्पष्ट हो जाए तो फिर दोनों कविताओं पर आधारित तुलना पर आधारित प्रश्न जो है वो छात्रों से किए जाते हैं, और एक कविता को दूसरी कविता का सहारा लेते हुए तुलना करते हुए बच्चे को समझाया जाता है मित्रों। तो यह पद्य शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। मित्रों कक्षा आपको कैसी लग रही है एक बार जरूर आप बता दीजिएगा, है ना। हाँ, और मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है, बिल्कुल आप बहुत अटेंटिव मोड में हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मित्र हमारे आते हैं संचारी भावों की तरह और फिर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, लेकिन ये समय फिर से आपके पास वापस नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा। ये मधुरम हिंदी का 9 से 10 का जो समय है ना, आपके जीवन में फिर से कभी नहीं आने वाला है। अगर एक शब्द हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है तो आप सोचिए ये कक्षा तो आप सबके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। अगर आप मुझे हृदय के गहराइयों से अगर सुनते हैं और आप मेरे भावों को समझने का प्रयास करते हैं तो मित्रों, मेहनत से सब कुछ संभव है। आपको बार बार कह रहा हूं, मेहनत से सब कुछ संभव है। एक दिन आएगा जब आप स्वयं इस बात के साक्षी होंगे कि सर ने शुरू कहां से किया और सर आप सबके सहयोग से पहुंच कहां गए। मित्रों, पहुंचने का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति नहीं है, आप समझना। केवल आर्थिक उन्नति ही व्यक्ति की कोई उन्नति नहीं होती है। मैं कितने बच्चों तक पहुंचने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, है ना, और इसलिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी राजभाषा है। मैं देशभक्ति को किस रूप में प्रकट करूं। आप सोचिए, मैं पढ़ लिख कर स्वयं सक्षम हुआ, और जब मैं सक्षम हुआ तो मैंने अपने आसपास के विद्यार्थियों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को सक्षम करने का भरसक प्रयास किया। और आज मैं उसी मुहिम में जुटा हुआ हूं कि मेरे से जुड़ा हुआ हर बच्चा अगर कहीं कुछ सकारात्मकता, कहीं कुछ ऊर्जा, कहीं कुछ प्रेरणा, कहीं कुछ हिंदी का ज्ञान ले जाए तो आप सोचिए यही मेरी देशभक्ति है। मुझे बंदूक लेकर सीमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं कलम लेकर खड़ा हुआ हूं आप सब लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए। और अगर आपने अपने जीवन में इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग किया और आप अपने जीवन में अगर सफल हो गए मित्रों, तो मैं अपने राष्ट्र को सबल कर रहा हूं, ये मेरे भाव हैं। इसलिए एक जगह खड़ा रहकर भी आप सबके मध्य ऊर्जा और हौसला भरने का काम करता हूं। मेरी बातों को सुनकर भी अगर आपको नींद आती है, इसका मतलब आप सोचिए आपके संकल्प में कोई दम नहीं
है ना। संकल्प तो वो है जो रातों को जगने के लिए मजबूर कर दे मित्रों। अरे हमने सपने देखे हैं यार आगे बढ़ने के लिए, और ये सपने इतने कमजोर मन से नहीं देखे हैं, इसलिए आप सोचिए, इन रातों को अपना बना दीजिए। बार बार कहता हूं, ये पूरे दिन आपके होंगे, है ना, आने वाला पूरा समय आपका होगा, बस मुस्कुराते हुए पढ़ना है। सूत्र एक ही है, 18 घंटे पढ़ेंगे, है ना, 18 घंटे पढ़ेंगे मित्रों। मैं भी 18 घंटे से 20 घंटे निरंतर काम कर रहा हूं। आप सोचिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई पैसा कमाना, अरे यार पैसा अपनी जगह पर है। आप सोचिए, अरे कर्म करने वाले लोगों के पीछे पैसा दौड़ता रहता है। आप सोचिए, सरस्वती के उपासकों के पास लक्ष्मी नहीं आती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए उद्देश्य जो है लक्ष्मी प्राप्त करना नहीं है, उद्देश्य यह है कि आपको मजबूत करना है, मुझे मानसिक रूप से मजबूत करना है। आप घबराएं नहीं और अच्छी तैयारी करें। आप सोचिए ना, जीवन में जब आप सफल होंगे तो आपके परिजन जो है कितने प्रसन्न होंगे। अरे हमारे तक तो बाद में सूचना आएगी, है ना, जब पहली बार सूचना आएगी कि आप सफल हो गए। आप सोचिए मित्रों कितना आनंद। आज पटवारी का रिजल्ट आया है ना, बहुत सारे मित्र हमारे सफल हुए होंगे निश्चित तौर पर। और अभी आप जितने मित्र सुन रहे हैं, मुझे हो सकता है उसमें से कोई पटवारी साहब जो हैं आज पक्के रजिस्टर्ड हो गए हों, तो उनको बधाई है मधुरम हिंदी परिवार की ओर से। सफलता सफलता होती है, बड़ी अद्भुत होती है, अप्रतिम होती है, आपकी हजारों हजार बुराइयों को छुपा देती है। और सफलता रूपी जब सूर्य जो है आपके जीवन आकाश में उदित होता है मित्रों, तो सारे अंधकार एक सिरे से भाग खड़े होते हैं। इसलिए सफलता की उपासना कीजिए, सफल हो जाओ, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है आपके जीवन में। देखिएगा, समीक्षा प्रणाली है, इस प्रणाली को भी प्राचीन प्रणाली ही माना जाता है, कोई एक व्यक्ति इसका प्रवर्तक नहीं है। व्यास प्रणाली का ही एक रूप है मित्रों, व्यास प्रणाली का या व्याख्या प्रणाली का, यहां पर हम लिखेंगे व्याख्या प्रणाली का ही एक रूप है मित्रों, ये व्याख्या प्रणाली का ही एक रूप है। ठीक है, व्याख्या प्रणाली का ही एक रूप है। उच्च माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। इस विधि में शिक्षक का ध्यान कविता के अर्थ एवं व्याख्या के साथ साथ, ये खास बात है, साथ साथ साहित्यिक सिद्धांतों, आलोचना आदि की ओर भी रहता है। यानी समीक्षा में क्या है मित्रों? समीक्षा समधन इच्छा, सम उपसर्ग, इच्छा का अर्थ होता है दृष्टि, है ना। सम्यक रूप से हम क्या करते हैं, काव्य को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस विधि में शिक्षक का फोकस केवल भावार्थ करवा देना नहीं है, भावार्थ के साथ साथ जहां जहां आवश्यक हो वो छंद के बारे में बताएगा, अलंकार के बारे में बताएगा, है ना, वो मात्राओं के बारे में समझाएगा, है ना, वो काव्य गुण के बारे में समझाएगा, काव्य दोष के बारे में समझाएगा, काव्य के सिद्धांतों के बारे में समझाएगा। तो ये है समीक्षा विधि मित्रों, जिसमें कविता के साथ साथ कविता का पूरा पैकेज बच्चों तक पहुंचाया जाता है ना मित्रों। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि आलोचना आदि की ओर भी रहता है। प्रस्तुत कविता में छंद, अलंकार, रस, गुण, दोष, है ना, शैली आदि पर भी यथा प्रसंग शिक्षक द्वारा शास्त्रीय विवेचन किया जाता है। छात्रों के काव्य के विविध पक्षों का ज्ञान करवाया जाता है। छात्रों को काव्य के विविध पक्षों का क्या करवाया जाता है मित्रों? छात्रों को काव्य के विविध पक्षों का ज्ञान करवाया जाता है। यही समीक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि इसमें छात्र को भावार्थ के साथ साथ, रसानुभूति के साथ साथ, काव्य के कुछ सिद्धांतों, काव्य के कुछ तत्व हैं, उनको भी यथा प्रसंग, यथा समय छात्रों तक पहुंचाने का काम किया जाता है मित्रों। तो आज की कक्षा में मित्रों हमने पद्य शिक्षण की विधियों को देखा। पद्य शिक्षण की मुख्य रूप से अगर हम देखें मोटा मोटी तो 4 विधियां हमने देखी है। पहली हमने देखी गीत विधि, दूसरी हमने देखी खंडान्वय विधि, तीसरी हमने देखी मित्रों दंडान्वय विधि। खंडान्वय और दंडान्वय विधि के प्रवर्तक आपसे पूछे मित्रों तो सुकरात है ना। और यहां पर अगर बात आती है गीत विधि की प्रवर्तक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी है, गीत विधि की प्रवर्तक है। गीत विधि के कक्षा के स्तर के आधार पर हम कहते हैं, प्रदर्शन विधि भी कहते हैं मित्रों उसको, है ना, और अभिनय विधि भी कहते हैं। और स्तर आगे बढ़ता है, उच्च स्तर की बात करते हैं तो रसास्वादन विधि भी कहते हैं। व्याख्या प्रणाली या व्याख्या विधि जो है उसमें कक्षा में बच्चों को हम कविता के साथ कविता को बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्यायित करते हैं और अर्थ को बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों से कई बार हम क्या करते हैं, कविता को स्पष्ट करवा देते हैं बच्चों के मुख से। इतने सारे हम बच्चों को प्रश्न पूछते हैं। व्याख्या प्रणाली के 3 भेद या 3 रूप बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले मित्रों आपने देखा कौन सा भेद है, आप देखेंगे समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली के बाद अगर आप देखेंगे मित्रों तो हमने बात की थी किसकी, तुलनात्मक विधि,
या तुलना प्रणाली, और एक हमने बात की थी व्यास प्रणाली, और व्यास प्रणाली के जो हमारे प्रवर्तक है मित्रों कौन है, श्रीधर व्यास है मित्रों। तो आप सबको ये पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो एक ही आग्रह करता हूं कि एक एक विद्यार्थी को, कम से कम 10-10 विद्यार्थियों को मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल से जोड़ने का आग्रह मैंने बीच में किया था। ये आग्रह इसलिए है कि टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी चीजें मैं निरंतर डालता हूं, एक एक विद्यार्थी को एसएमएस करूं, इससे अच्छा है कि मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ये टेलीग्राम चैनल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्न उसमें डालूंगा मित्रों, अकेला हूं, आप सबके सहयोग से प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरा कंपैरिजन आप किसी कॉर्पोरेट स्टाइल के बहुत बड़े शिक्षक से करेंगे मित्रों, संस्थान से करेंगे, तो शायद मैं उनकी तुलना में कमजोर साबित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूं, आप समझिए। क्योंकि ये सारा कंटेंट आप तक पहुंचाता हूं, इसके लिए पूरा प्रयास मैं स्वयं करता हूं। बहुत ज्यादा अर्थ इसमें लगा नहीं सकता, क्योंकि आपसे मैं अर्थ की कामना नहीं करता। तो आप समझिए, मैं जो दे रहा हूं वो बहुत मन से देने का प्रयास है, अकेला प्रयास करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये एक जो है एक दिन बहुत बड़ा कारवा के रूप में हमारे समक्ष होगा। इसलिए आप उनके साथ मेरी तुलना करेंगे तो वो तो रोज के 500 प्रश्न आपको दे सकते हैं, उनके पास बने बनाए खूब सारे पड़े हैं। मैं अपनी ओर से जो बना के आपको दे पाऊंगा, निश्चित तौर पर समय के साथ मैं प्रयास करूंगा मित्रों। मैं नहीं चाहता कि आपको उपसर्ग के 2000 प्रश्न दे दूं मित्रों, क्या औचित्य है, क्या औचित्य, मुझे समझाइए। क्या उपसर्ग में पीएचडी करनी है आपको, या मैं आपको प्रत्येक के 2000 प्रश्न 3000 प्रश्न दे दूं मित्रों, इसका कोई औचित्य नहीं है। इतने प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं है, और इतना अगर आप दिमाग में भर देंगे मित्रों तो आपका ये मेमोरी है ना, वो कहीं न कहीं स्टक हो जाएगी मित्रों। इतनी जरूरत ही नहीं, मैंने ही नहीं पढ़े 3000 प्रश्न। आप सोचिए, उपसर्ग के प्रश्न मैंने नहीं पढ़े, सच्चाई से स्वीकार कर रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। इतना सब पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा मित्रों, हम एक डिब्बा बनकर रह जाएंगे। सेलेक्ट होने वाले लोग सेलेक्टेड बातें पढ़ते हैं, और इतना साथ ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे आग्रह को आप स्वीकार कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप भी कीजिए, आपके मित्रों को भी करवाइए। और रविवार को हमारा रीट पात्रता परीक्षा पर आधारित 30 प्रश्नों का निःशुल्क टेस्ट है। इसके लिए आपसे आग्रह करता हूं, हर बार कहने की आवश्यकता नहीं है, एक रूटीन है हमारा, आप जरूर उस टेस्ट को दीजिएगा। 11 बजे रविवार को आपको टेस्ट देना है, और उसके साथ ही साथ सोमवार को रीट के लिए एक स्पेशल ऑफर आने वाला है, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले भी तैयार रहें, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। इसलिए आप तैयार रहें, बिल्कुल आप तैयारी के मोड में आ जाएं। अब इफ और बट नहीं करेंगे, बस अभी से और आज से ही शुरुआत करेंगे। तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। मधुरम हिंदी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, टेस्ट देना है, बहुत सारे कोर्सेज आपको अंदर देखने हैं, आपको कभी कोर्स परचेज भी करने हैं, तो मधुरम हिंदी ऐप को आपको डाउनलोड कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। सोइएगा मत, पढ़ना है आपको, है ना, इसलिए बस थोड़ा सा आराम कर लीजिए। फिर से किताबों के साथ हमें कुश्ती लड़नी है, बस ये कुश्ती आपको देखिएगा जीवन के अखाड़े में विजय श्री को दिलाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। सोएंगे नहीं, शुभ रात्रि कह रहा हूं, धन्यवाद।